सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 8 एनसीईआरटी सीबीएसई केंद्रीय विद्यालय संगठन कक्षा 8 की जो पाठ्य पुस्तक है वसंत, उसके भाग 3, वसंत का भाग 3। वसंत जो है सीबीएसई एनसीईआरटी के सिलेबस के अंतर्गत, पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 6, 7, 8 में एक पुस्तक है हिंदी की। कक्षा 6 में उसका भाग है 1, कक्षा 7 में भाग 2 और कक्षा 8 में उसका भाग 3। तो कक्षा 8 में हिंदी की 2 पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम में निहित है, एक है वसंत और दूसरी है भारत की खोज। तो आज हम इसी वसंत के पाठ 1 ध्वनि का मतलब होता है आवाज, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित एक कविता है। इसका हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम मैं संग्राम सिंह, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संस्कृत, केंद्रीय विद्यालय संगठन, आपका अपनी कक्षा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कवि परिचय। कवि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, उनका परिचय थोड़ा संक्षेप में हम परिचय उनका देखेंगे। इनका जन्म माघ शुक्ल 11 संवत 1953 अथवा ईस्वी सन में हम बोल सकते हैं 21 फरवरी 1896 को मेदिनीपुर नामक स्थान में बंगाल में हुआ था और इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 को प्रयाग में हुई थी। हिंदी के छायावादी कवियों में कई दृष्टियों से ये विशेष महत्वपूर्ण है। इनकी कविताएं जो विशेष महत्वता रखती है। ये एक कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और कहानीकार थे, परंतु इनको विशेष प्रसिद्धि एक कवि के रूप में मिली। तो उसी कविता संग्रह में से इनकी एक ध्वनि कविता आपके पाठ्यक्रम में है। सर्वप्रथम इस पाठ का हम परिचय देखते हैं। कवि ने इस कविता के द्वारा प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना को दर्शाया है। ये ध्यान देने वाली बात है, प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना। कवि इस कविता के द्वारा प्रकृति के उदाहरण प्रस्तुत करते। इस पूरी कविता में उन्होंने प्रकृति के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं और किस तरह प्रकृति के प्रति इंसान की अर्थात मानव के जो भाव रहते हैं उन्हें दर्शाया गया है। वह किस तरह से प्रकृति से प्रेरणा ले सकते हैं। हम लोग किस तरह से, प्रकृति में काफ़ी सारी प्रेरणा देती है, अगर हम प्रकृति को अच्छे से अध्ययन करेंगे प्रकृति का, तो प्रकृति से हमें काफ़ी सारी प्रेरणा मिलती है। जब आप कविता को पढ़ते हैं तो आपकी आंखों के सामने बहुत सुंदर चित्र प्रस्तुत हो जाता है। इस कविता की भाषा बहुत सरल है, जो आपकी आसानी से समझ में आ जाएगी। तत्सम और तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। तत्सम और तद्भव हिंदी और संस्कृत भाषा के शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है, अर्थात जो शब्द संस्कृति भाषा के जैसे कि तैसे प्रस्तुत किए गए हैं। यहाँ संस्कृति नहीं, यहाँ पर संस्कृत है। ये है संस्कृत भाषा से जैसे कि तैसे प्रस्तुत किए गए हैं। शुद्ध हिंदी के शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो कि बहुत ही सरल है। कवि बहुत ही आशावादी पॉजिटिविटी विचारों के हैं, मतलब निराश नहीं होना, नकारात्मक सोच अपने जीवन में नहीं लाना, आशावादी विचारों के हैं। वे जीवन के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं और आशावादी हैं। हर चीज़ से उनको आशा है, उम्मीद है, कभी भी नकारात्मक सोच नहीं, हिम्मत नहीं हारते हैं। अर्थात उन्हें अपने जीवन में से बहुत ही सकारात्मक उम्मीद है। किसको? कवि को। इसलिए वह जीवन की सुंदरता को पूरी तरह से जीना चाहते हैं, मतलब वो जीवन को पूरी तरह से जीना चाहते हैं। यह सब इस कविता में दिखाया गया है। आइए तो आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम पद्यांश, पहला पद्यांश। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। कवि कह रहा है अभी न होगा मेरा अंत। तो पहले इसके हम शब्दार्थ देखते हैं। समाप्ति, ये अंत जो पहली लाइन में दिया हुआ है अंत, इसका मतलब है समाप्ति, खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना, पूरी तरह से समाप्त हो जाना। कोमल, ये जो मृदुल शब्द है, मृदुल का मतलब है कोमल, सॉफ्ट। फूल खिलने की ऋतु कौन सी? ये वसंत जो है वो फूल खिलने की ऋतु है। वसंत ऋतु में फूल खिलते हैं। और तो हम देखते हैं, इन्होंने बोला है अभी ना होगा मेरा अंत, मतलब अभी मेरी समाप्ति नहीं होगी। पहले हम इस पद्यांश के शाब्दिक अर्थ जो इन पंक्तियों का है उनको देखते हैं हम। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी मेरी समाप्ति नहीं होगी, अभी मैं नष्ट नहीं होऊंगा। कौन बोल रहा है? कवि बोल रहा है। अभी अभी ही तो आया है, अभी अभी ही तो मेरे मन में, मेरे जीवन में, मेरे वन रूपी मन में मृदुल वसंत, कोमल वसंत, फूल खिलने की ऋतु आई है।
अभी अभी तो नया उत्साह, नया जोश, फूल खिलने की ऋतु, वसंत ऋतु में जब फूल खिलते हैं तो इस प्रकृति की इस घटना से हम ये प्रेरणा ले सकते हैं कि जैसे वसंत में फूल खिल रहे हैं वैसे हमारे जीवन में नया उत्साह, नई उमंग आ रही है। तो अभी जब उमंग आ रही है तो अंत कैसे होगा? अभी तो प्रारंभ है, तो अभी मेरा अंत नहीं होगा। कवि यही कहना चाहता है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी तो मुझ में नया जोश उत्पन्न हुआ है, अभी तो मैं कुछ करने को तैयार हूं, अभी मेरा अंत नहीं होगा। इसका भावार्थ देखते हैं। कवि प्रकृति के चित्रण, प्रकृति देखो, प्रकृति है, पूरी तरह से प्रकृति है, मृदुल वसंत की बात है, फूल खिलने की ऋतु है, तो प्रकृति चित्रण के द्वारा नई युवाओं की पीढ़ी को, जो युवा पीढ़ी है, जो आजकल आलस्य में पूरी तरह से डूबी हुई रहती है, किसी काम को करना नहीं चाहती है, वो हर समय सोचती है, नेगेटिविटी, नकारात्मक सोच उनके मन में हमेशा चलती रहती है। तो उस युवाओं की पीढ़ी को समझाना चाहते हैं कि वह अपने आलस को छोड़े, उनका जो आलस्य है, कुछ नहीं करने की जो उनके मन में इच्छा होती है, कुछ नहीं करना, वो इच्छा को नए उत्साह, साहस और जोश के साथ जीवन का आनंद लें। उस आलस को छोड़ें और उत्साह, साहस और जोश के साथ इस जीवन का आनंद लें। जीवन एक बार मिला है, बार बार नहीं मिला है, तो इसे व्यर्थ में नष्ट नहीं करें। यह उद्देश्य कवि का है कि वह युवा पीढ़ी को जागृत करना चाहते हैं, युवा पीढ़ी को जागृत करना चाहते हैं। जो युवा पीढ़ी आजकल नकारात्मक सोच के कारण बुरे राह पर चलने लगी है, जिनके मन में कोई पॉजिटिविटी नहीं है, जो हर समय हर बात को लेकर हिम्मत हार जाते हैं, चाहे जन्म से लेकर किसी भी समय की बात हो, बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, किशोर अवस्था, हर समय उनके मन में नकारात्मकता रहती है। तो कवि यही कहना चाहते हैं, उस युवा पीढ़ी को जागृत करना चाहते हैं। प्रकृति में फूलों की भरमार और उनकी सुंदरता और खुशबू चारों तरफ फैली हुई है। जिस प्रकार हम प्रकृति को देखते हैं कि प्रकृति में फूल खूब सारे हैं, उनकी सुंदरता और खुशबू चारों तरफ फैली हुई है, उसी तरह जो फूल है ये युवाओं के प्रतीक है। तो जो ये युवा है वो भी चाहे तो अपनी सुंदरता और अपनी खुशबू पूरे विश्व में, पूरे देश में, पूरे समाज में फैला सकते हैं। अभी इस समय का अंत नहीं होगा, अभी जो ये समय चल रहा है इसका अंत नहीं होगा, ऐसा कवि का कहना है। इस समय का अंत नहीं होगा। कवि कहते हैं कि ये वसंत उनके जीवन में अभी अभी ही तो आया है। मतलब ये जो वसंत ऋतु एक मौसम के अंदर एक उत्साह, जोश लेकर आती है। वसंत की ऋतु अर्थात जीवन में उत्साह और जोश की भरपूर क्षमता है। जीवन में उत्साह और जोश की भरपूर क्षमता है। अभी कुछ दिन ठहरेगा और ये जोश अभी बहुत दिन तक ठहरेगा, इसका अंत अभी नहीं होगा। कवि कहते हैं कि अभी इस चीज का अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो जीवन में फूलों की भरमार आई है, वसंत ऋतु खिली है, जीवन में नया उत्साह, नया जोश जागा है, जिसकी सहायता से युवा पीढ़ी को, जिसकी सहायता से, इस उत्साह और जोश की सहायता से युवा पीढ़ी को जागरूक करने के संकल्प को पूरा करूंगा। ये कवि का संकल्प है कि वो युवा पीढ़ी को जागृत करना चाहते हैं। तो वो प्रकृति का उदाहरण देकर, प्रकृति का अच्छे उदाहरण देकर वो युवा पीढ़ी को समझा रहे हैं कि जिस प्रकार ऋतुओं में कुछ ऋतु ऐसी होती है जो सारे मौसम को खराब करके चली जाती है, पत्ते उसके खिल जाते हैं, परंतु उसके बाद वापस वसंत ऋतु आती है जो नए उत्साह और जोश के साथ वापस प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाती है। तो उसी प्रकार हमें भी अपने आलस्य को छोड़कर अपने उत्साह और जोश की सहायता से, साहस की सहायता से हमें अपने जीवन का आनंद लेना चाहिए। यह नहीं सोचना है कि मेरा अंत अब आने वाला है, नहीं, अभी कोई अंत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। ये दूसरा पद्यांश है, इसके शब्दार्थ हम देखते हैं। पत्ता, पात का मतलब है पत्ता, हरे हरे ये पत्ते। अब देखो वसंत ऋतु से संबंधित है, अब जब नए नए फूल खिल रहे हैं तो पत्ते भी नए नए हैं। तो हरे हरे ये पत्ते, डालियां कलियां कोमल, गात का मतलब है शरीर। ये जो शरीर है, अभी तो हरे हरे ये पत्ते हैं, डालियां कोमल, और ये जो कोमल शरीर है, मैं ही अपना स्वप्न, स्वप्न का मतलब होता है सपना, मैं ही अपना सपना, मृदुल का मतलब हमने पिछले पद्यांश में देखा था कोमल, कर का मतलब होता है हाथ, तो मैं ही अपने हाथों से अपना स्वप्न, कोमल हाथों से अपना स्वप्न फेरूंगा निद्रित कलियों पर। निद्रित मतलब सोई हुई कलियों पर। तो देखो कवि यहां पर युवाओं के लिए कह रहे हैं
कि मैं अपना सपना, जो कवि का सपना है कि मैं युवाओं में नया जोश भरूंगा, पिछले पद्यांश में हमने देखा था युवाओं में नया जोश भरूंगा, उनको जागरूक करूंगा, तो जो उनका सपना है वह अपने हाथों से फेरूंगा निद्रित कलियों पर। जो निद्रित कलियां, जो सोए हुए युवा हैं उनकी आंखों पर फेरूंगा, उनको जगाऊंगा। प्रकृति की सहायता से जो कलियां सोई हुई है उन पर हाथ फेर के उनको जगाऊंगा। तो उसी प्रकार जो कवि का सपना है युवाओं को जागरूक करने का, तो जो युवा सोए हुए हैं कवि अपने हाथों से अपनी कविताओं के द्वारा उस सोए हुए युवाओं को जगाएंगे। जगा एक प्रत्युष मनोहर, और फिर उससे क्या होगा, एक प्रत्युष सवेरा। कैसा सवेरा? सुंदर सवेरा निकलेगा। और जब ये युवा जाग जाएंगे तो हमारे देश के लिए, हमारे विश्व के लिए एक सुंदर सवेरा उत्पन्न होगा, जाग जाएगा। तो कवि इस पद्यांश के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये जो अब नए नए पत्ते आ चुके हैं और ये जो सोए हुए युवा हैं, इनको जागरूक करने का जो मेरा सपना है वो मैं अपने हाथों से इन सोए हुए युवाओं को उठाऊंगा, जगाऊंगा, जिससे हमारे समाज में एक नया सवेरा, सुंदर सवेरा उत्पन्न होगा, उजागर होगा। आइए इसका भावार्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि ये मेरा सपना है। क्या सपना है? कि युवा पीढ़ी को जागरूक करना। मैं अपने कोमल हाथों से, तो मैं अपने कोमल हाथों से अपना सपना स्वयं साकार, ये साकार लिखा हुआ है यहाँ पर ये गलत है, इसको लिखेंगे हम साकार, साकार करना चाहता हूँ। अर्थात प्रकृति जिस तरह से पूरे वातावरण में शोभा प्रदान करती है और एक नए जोश का, उत्साह का आगमन करती है, सूर्य के आगमन के साथ प्रकृति में नए नए फूल खिलते हैं और एक नया उत्साह भर देते हैं, उसी तरह से कवि कह रहे हैं कि मैं अपने हाथों से जो अपना उद्देश्य है युवा पीढ़ी को जागरूक करने का, वह पूरा करूँगा। तो कवि प्रकृति के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य के आगमन से प्रकृति में नए नए फूल खिलते हैं, प्रकृति में नया उत्साह हो जाता है, उसी प्रकार मेरा जो उद्देश्य है, मेरा जो सपना है युवाओं को जागरूक करने का, वह मैं अपने कोमल हाथों से अपने इस सपने को साकार करूँगा। कवि कहते हैं कि जो युवा पीढ़ी जो आलस से भरी हुई है, नींद में सोई हुई है, कोई काम करने की इच्छा नहीं है, कुछ अच्छा करने की इच्छा नहीं है, नकारात्मक सोच रखती है, उन्हें जागृत करना चाहते हैं। कवि उन्हें जागृत करना चाहते हैं। इन कोमल कलियों पर, मतलब इन युवाओं पर मैं अपने कोमल हाथ फेरूंगा, मतलब मैं अपने कोमल हाथ फेरूंगा। इन युवाओं को मैं अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने उपदेश के माध्यम से इनको जगाऊंगा और उन्हें सही दिशा में भेज दूंगा, एक नया प्रेरणा स्रोत दूंगा, जिससे वह जागरूक हो जाएंगे और एक सही राह पर चलेंगे। कौन? ये सारी बातें युवाओं के लिए हैं, ठीक है। इस तरह से मैं अपने जीवन में, पूरे संसार में, समाज में एक नया सुंदर सवेरे का आगमन करूंगा। और जब ये सारे युवा जाग जाएंगे तो समाज में एक नए सुंदर सवेरे का आगमन होगा। और यही कवि का उद्देश्य है कि युवा पीढ़ी को जागरूक कर पूरे समाज में सकारात्मकता लाऊंगा, पॉजिटिविटी लाऊंगा। कवि ने बहुत सुंदर तरीके से प्रकृति के माध्यम से अच्छा वर्णन किया है। जिस प्रकार रोज सवेरे सूर्य उदय होने पर नए नए फूल खिलते हैं, एक नया जोश उत्साह प्रातःकाल में दिखाई देता है, उसी प्रकार कवि कहता है कि मैं इन सोए हुए युवाओं पर अपने हाथ फेरूंगा, इनको सही दिशा दूंगा, इनको नया प्रेरणा स्रोत दूंगा, इनको जागरूक करूंगा, सही राह दिखाऊंगा। और जब ये सब कुछ होगा तो पूरे समाज में, पूरे संसार में एक सुंदर सवेरे का आगमन होगा। और यही कवि का उद्देश्य है। वह पूरे समाज में सकारात्मकता लाना चाहते हैं, पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। आइए इसके शब्दार्थ देखते हैं। पुष्प, पुष्प का मतलब फूल, तंद्रालस नींद से अलसाया हुआ, लालसा इच्छा, नव का मतलब नए, अमृत, अमृत सुधा, सुधा का पर्यायवाची अमृत, अमृत का पर्यायवाची सुधा, परंतु अमृत का शाब्दिक अर्थ होता है न अमृत, जो कभी नहीं मरता है। अमृत का मतलब जो कभी नहीं मरता है। सहर्ष, हर्ष के साथ, स लगा हुआ आगे, हर्ष के साथ, खुशी के साथ। दरवाजा, द्वार का मतलब दरवाजा। अनंत, जिसका अंत कभी ना हो। एक तो होता है अंत, अंत का विलोम शब्द हुआ अनंत, अंत का मतलब अंत होना, समाप्ति,
और अनंत का मतलब जिसका अंत कभी ना हो। तो आइए इन शब्दार्थ के माध्यम से इन पंक्तियों का अनुवाद करते हैं। पुष्प पुष्प से, फूल फूल से, प्रत्येक फूल से जो कैसे हैं नींद से अलसाए हुए, फूल कैसे हैं नींद से अलसाए हुए। अब यहाँ फूल किसके प्रतीक थे हमारी कविता में? युवाओं की। तो इन नींद से अलसाए हुए युवाओं की जो इच्छा है, कौन सी इच्छा? सोने की इच्छा, नींद की इच्छा, आलस की इच्छा, इसको खींच लूंगा मैं, इसको मैं खींच लूंगा। इनकी ये जो सोने की इच्छा है, आलस की इच्छा है, इनको मैं खींच लूंगा और उनमें क्या भर दूंगा? अपने नव जीवन का अमृत, कभी ना समाप्त होने वाला जो मेरे जीवन में अमृत है, वह मैं इनमें डाल दूंगा, इन युवाओं में डाल दूंगा खुशी के साथ। खुशी के साथ वह अमृत में इन युवाओं में भर दूंगा ताकि उनमें नया जोश आ जाए। देखो ऊपर वाली दो पंक्तियों का मतलब देखना। पुष्प पुष्प से, प्रत्येक फूल से, प्रत्येक युवाओं से। कैसे युवा हैं? नींद से अलसाए हुए जो युवा हैं, इनसे इनकी इच्छा, लालसा, इच्छा, कैसी इच्छा? आलस करने की इच्छा, सोने की इच्छा, उसको मैं खींच लूंगा और उनके जीवन में नई खुशियां, नया अमृत, अपने जीवन का नया अमृत इनमें भर दूंगा। और फिर क्या करूंगा? द्वार दिखा दूंगा फिर उनको। और उनको क्या दिखा दूंगा? एक दरवाजा। किसका दरवाजा? उन्नति का दरवाजा, उन्नति का दरवाजा, विकास का दरवाजा उनको मैं दिखा दूंगा। है मेरे वे जहां अनंत, ऐसा दरवाजा उनको दिखा दूंगा उन्नति का, जिसका कभी अंत नहीं होता है। अभी ना होगा मेरा, अभी मेरा अंत नहीं होगा। अभी मैं युवाओं को जागरूक करूंगा, उनको नया राह दिखाऊंगा, नई राह दिखाऊंगा, उत्साह व उमंग भरूंगा। तो एक बार फिर इस पद्यांश के शाब्दिक अर्थ के द्वारा इसके अनुवाद को देखते हैं कि युवा जो नींद से अलसाए हुए हैं, उनकी इच्छा, सोने की इच्छा, आलस करने की इच्छा, उसको मैं खींच लूंगा और उनके जीवन में नया अमृत, नई खुशियां भर दूंगा और उनको उन्नति का द्वार दिखाकर उन्नति का द्वार दिखा दूंगा। कौन सा उन्नति का द्वार? जिसका अंत कभी ना हो और अभी ना होगा मेरा अंत और अभी मेरा अंत नहीं होगा। तो आइए इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। कवि प्रसन्नता के साथ यह सब करना चाहते हैं, कवि खुशी खुशी ये शब्द करना चाहते हैं। जिस तरह से हम पौधों को सींचते हैं, जिस तरह से हम पौधों को सींचते हैं वह बहुत हरा भरा हो जाता है। जिस प्रकार एक मुरझाया हुआ पौधा है, उसको हम सींचते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उसको खाद डालते हैं, उसकी खूब देखभाल करते हैं तो वो हरा भरा हो जाता है। उसी प्रकार ये जो युवा हैं, जो मुरझाए हुए हैं, नींद से ग्रसित हैं, आलस से ग्रसित हैं, इनमें इनको सींचेंगे, इनकी देखभाल करेंगे, इनमें नया उत्साह जोश भरेंगे, जिससे ये भी क्या हो जाए? हरे भरे हो जाए। इस तरह से युवा पीढ़ी के अंदर भी नए जोश और उत्साह संचार कर देंगे, नई पीढ़ी में भी उत्साह और जोश को डाल देंगे और वह युवा पीढ़ी जागृत होकर अपने जीवन का भरपूर आनंद ले सकती है। और फिर वह युवा पीढ़ी जागृत होकर, जागरूक होकर अपने जीवन का भरपूर आनंद ले सकती है। कवि इस कविता के द्वारा प्रकृति का उदाहरण लेकर प्रेरणा देना चाहते हैं, प्रकृति के माध्यम से युवाओं को प्रेरणा देना चाहते हैं, युवाओं को बताना चाहते हैं, समाज को बताना चाहते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं हुआ है। जिस प्रकार ये प्रकृति फूलों के साथ, पौधों के साथ करती है, उसी प्रकार मैं भी युवाओं के साथ करूंगा। सही रास्ता दिखा दूंगा, इन युवाओं को सही रास्ता दिखा दूंगा उनको, ताकि वह सही रास्ते पर चल सकें। कहते हैं कि इस तरह से अपने जीवन का कभी अंत नहीं होगा। जहाँ तक मैं चाहता हूँ युवा पीढ़ी पूरे उत्साह जोश के साथ जीवन का आनंद ले। जब तक मैं अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं करूँगा तब तक मेरा अंत नहीं होगा। कवि यही चाहता है, कवि यही कहना चाहता है कि मेरा अंत अभी नहीं होगा, अभी तो मैं पूरे युवाओं को उत्साह जोश के साथ भरूंगा और वे अपने जीवन का आनंद ले। यही मेरा उद्देश्य, यही मेरा सपना है और ये जब तक पूरा नहीं होगा तब तक मेरा अंत भी नहीं होगा। कविता का जो मुख्य संदेश या शिक्षा है उसको हम देखते हैं। इस कविता में कवि का जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण दिखाया गया है, कभी ना हार मानने वाला दृष्टिकोण दिखाया गया है, कभी ना हार मानने वाला दृष्टिकोण इसमें दिखाया गया है। उत्साह, उमंग दिखाई गई है, सकारात्मक सोच दिखाई गई है। कवि का मानना है कि हमें जीवन के प्रति आशावादी रहना चाहिए, उम्मीद रखना चाहिए। बुरे वक्त में भी हमें उम्मीद, आशा नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी उम्मीद को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पूरी सकारात्मकता के साथ और पूरे जोश और उत्साह के साथ जीवन का आनंद उठाना चाहिए। कवि का मानना है कि युवा पीढ़ी जब अपने आलस्य को दूर कर अगर परिश्रम करेगी तो वह स्वर्ग अर्थात उन्नति को पालेंगे। युवा उन्नति को पालेंगे और अगर युवा उन्नति को पालेंगे तो देश, समाज, संसार सभी उन्नति की ओर अग्रसर होगा। जो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, या ईश्वर से तात्पर्य ईश्वर भगवान नहीं, या ईश्वर से तात्पर्य उन्नति, विकास,
उसका अंत नहीं होता है। जो उन्नति को प्राप्त कर लेता उसका अंत नहीं होता। वो इतनी प्रसिद्धि पा लेता है कि उसके पश्चात भी लोग, उसके जाने के पश्चात भी लोग उसको याद रखते हैं। इसका अर्थ यह है जो जीवन की जो वास्तविकता का आनंद उठाते हैं, या उठते लिखा हुआ है, उठाते हैं, इस यहाँ पर उठाते हैं, खुशी खुशी हर मुश्किल से पार पाते हैं, उसका अंत कभी नहीं हो सकता। कवि ये कहना चाहता है कि जो जीवन की वास्तविकता का आनंद उठाते हैं वह खुशी खुशी हर मुश्किल से पार कर लेते हैं। कितनी भी कठिनाई हो वो खुशी खुशी उससे निकल जाते हैं, और ऐसे लोगों का कभी अंत नहीं होता। उनके जाने के बाद भी दुनिया उनको याद रखती है। कवि ने इस कविता के माध्यम से बहुत प्रकृति के प्रतिकृति का उदाहरण देकर बहुत ही अच्छी शिक्षा देने की बहुत ही अच्छी शिक्षा दी है। और उसने खुद का सपना और उद्देश्य भी समाज के सामने रखा है कि मेरा अंत अभी नहीं होगा। जो ये लोग ये सोचते हैं कि कवि का अब अंत हो गया है, इनका अब अंत हो गया है, अब इनका कोई कार्य बचा नहीं है, तो कवि उनको ये बताना चाहते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं हुआ है, अभी मुझ में उम्मीद है, उत्साह है, उमंग है, और यही उत्साह उमंग में युवाओं के अंदर भरूंगा, जिससे वो जागरूक होकर समाज में अपना नाम रोशन करे, समाज का नाम रोशन करे, खुद का नाम रोशन करे, उन्नति को पाए, जीवन का आनंद ले। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। शुभ दिन।